नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पी एस धामी अपने धामी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो के आरंभ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में जानकारी लेंगे। हम देखेंगे कि अपराध कानून की नज़रों में कितने प्रकार से संगीकृत होते हैं, किस किस प्रकार से उसमें प्रेसिडिंग होती है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपराध अपराध को द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह कृत्य जो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय दंड प्रक्रिया के अनुसार दंड देने योग्य है, अपराध कहलाता है। अपराध कई प्रकार से इसकी प्रोसीडिंग हो सकती है। नंबर एक, जमानती अपराध जो जमानती प्रकृति के होते हैं, वह अपराध जो वेलेबल कहलाते हैं, जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में घोषित किए गए हैं या दिखाए गए हैं। दूसरा, जो किसी विधि के अनुसार, जो किसी विधि के या न्यायालय द्वारा समय विशेष के आधार पर जमानती अपराध की श्रेणी में लिया गया है, या ऐसे अपराध जो जमानती अपराध ही है, अजमानती अपराध नहीं है। ये धारा 2A में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। यदि किसी दो व्यक्तियों में, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में मामूली कहासुनी होती है, हाथापाई होती है, मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस से थोड़ा बढ़कर कोर्ट तक पहुँचता है, तो मारने वाले व्यक्ति को अगर गंभीर स्थिति का मामला नहीं बनता है तो उसे कोर्ट बेल पे छोड़ सकती है। इसको वेलेबल ऑफेंस कह सकते हैं। दूसरा सर, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अजमानती अपराध या नॉन बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होता है जो जमानती अपराध नहीं है, मतलब जिसमें बेल नहीं दी जा सकती है। और इस अपराध को यानी कि अजमानती अपराध को, नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी प्रथम अनुसूची में अजमानती घोषित किया गया है। तीसरा, वह इस प्रकृति के अपराध होते हैं जैसे चोरी करना, डाका डालना, है ना, जिसमें ज़्यादा जनहानि होने की संभावना है। इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं, समन से रिलेटेड जो मामले होते हैं वह ऐसे मामले होते हैं जिसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा होती है। यदि कोई समन से रिलेटेड मामला है, उस मामले में ऐसा अपराध किया है किसी व्यक्ति ने जिसमें कि कम से कम 2 साल की सजा जरूरी है, मतलब कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें लिया गया है समन में। अब समन से रिलेटेड ज़्यादातर सिविल से मामले में आते हैं। मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताता हूँ। यदि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 40,000 रुपये उधार दिए और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मैं 6 महीने बाद 40,000 को लौटाऊंगा। 6 महीने बीतने के बाद मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और बोला कि मुझे उस 40,000 की आवश्यकता है। मिस्टर बी देने से मुकर गया और कई बार उसको संपर्क करने पर, फ़ोन करने पर उसको ज़रा फ़ोन ना रिसीव करना, समन इशू करने का एक कारण भी बन सकता है। यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ समन जारी करवा सकता है और इसके खिलाफ यदि कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई तो कम से कम 2 साल की सज़ा मिस्टर बी को होनी तय है। फिर बात करते हैं दोस्तों, वारंट। वारंट एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा विषय वस्तु है जिसमें किसी भी अपराधी को कम से कम आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक कितनी की भी सजा सुनाई जा सकती है। उसमें मृत्युदंड भी हो सकता है यदि कोई ऐसा अपराध इतना गंभीर है कि उस अपराध को
2 साल से अधिक, आईपीसी हो सीआरपीसी हो, दोनों में 2 साल से अधिक की सजा दी जा सकती है। उसको हम वारंट वाली सजा, क्या हम वारंट कह सकते हैं, मतलब वारंट के द्वारा दी गई सजा, जिस जिस व्यक्ति को हम वारंट दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी अपराध जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, मतलब वो समन से वारंट तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और है, यदि किसी व्यक्ति को समन जारी हो गया तो कोर्ट धारा 87, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 87 के अनुसार उस समन को वारंट में भी कन्वर्ट कर सकती है। ये कब होगा? जब उस केस की विषय वस्तु की इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कराएगी। यदि मामला कोर्ट में गया, समन हुआ, समन में वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो वारंट भी जारी किए जा सकते हैं, यदि मामला वारंट जारी करने योग्य होगा तो। चलिए, वारंट भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं संज्ञेय अपराध, जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं। वो ऑफेंस जिसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 2C में डिफाइन किया गया है, जिसको प्रथम अनुसूची में मतलब गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया गया है। ऐसा अपराध जिसे पुलिस द्वारा बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, बॉम्बे में हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। यदि कसाब जिंदा बचा, उसको पकड़ा गया, तो पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार किया, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। बहुत गंभीर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं, वो पुलिस बिना किसी कोर्ट के आदेश के, या कोई बड़ा जान माल का खतरा हो, ऐसा कोई अपराध, या कहीं पे डकैती हो गई हो, है ना, कोई बड़ा हादसा हो गया हो, ये सारे अपराध, या फिर कोई देश के लिए ऐसा गलत काम कर रहा हो, है ना, जो हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करता हो, ये सारे जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं, इनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं, और पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार करती है और कर सकती है। तो ऐसे अपराध में पुलिस को अधिकार है कि वो गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, देन कोर्ट में ट्रायल, बात की बात है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वह ऑफेंस जो धारा 2(1) द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 2(1) में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार ऐसे अपराध जिनको बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार नहीं की जा सकती है, मतलब उस अपराध की प्रकृति ऐसी होगी कि पुलिस को उसके लिए वारंट इशू करना ही पड़ेगा। मतलब वह अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसीडिंग जो होती है, ये अपराध को ध्यान में रखते हुए, उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए, किस प्रकार का ऑफेंस है, उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये इस तरीके के ऑफेंस को मामला कोर्ट में डाला जाता है, और जिसके हिसाब से उनको सजा दी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात किया अपराध और अपराध के जो इम्पोर्टेंस फैक्टर्स हम कह सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत जल्दी एक नया वीडियो नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।